नमस्कार, टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बुलेटिन में सबसे पहले देखिए टॉप 10 खबरें। मॉनसून सत्र में हुए हंगामे पर राज्यसभा से 12 सांसदों को उनके बर्ताव की वजह से निलंबित कर दिया गया है। विपक्षी दलों ने इस फैसले की निंदा करते हुए निलंबन को अलोकतांत्रिक करार दिया है। ये सांसद अब सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकेंगे। सुरक्षा कर्मियों की ओर से दिए गए वीडियो फुटेज के आधार पर राज्यसभा सांसदों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। इस मामले पर आगे की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की अहम बैठक बुलाई है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। बैठक में टीएमसी को भी बुलावा भेजा गया है। राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक कई विपक्षी दल चाहते हैं कि सरकार से बातचीत कर निलंबन को वापस करवाया जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के सांसद शामिल हैं। 11 अगस्त 2021 को इंश्योरेंस बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ था। संसद के अंदर खींचातानी भी होने लगी थी। मामले को शांत कराने के लिए मार्शलों को बुलाने की नौबत आ गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर अपने बर्ताव के लिए सांसद माफी मांगे तो निलंबन वापस हो सकता है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की मोहर लग गई। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वापसी का बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। हालांकि आंदोलनरत किसान अब भी कई मांगों को लेकर आंदोलन पर अड़े हैं। खासकर एमएसपी पर कानूनी गारंटी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग इनमें प्रमुख है। उधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि तीनों कृषि कानून भारत सरकार किसानों की भलाई के लिए लेकर आई थी, लेकिन दुख इस बात का है कि हम को उनके लाभ समझा नहीं सके। उधर बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कहा है कि किसानों की मौत के जिम्मेदार पुरानी कांग्रेस सरकारें और किसान संगठनों के नेता हैं, जो कोरोना काल में परेशान और बीमार किसानों को लेकर आए। किसानों के सम्मान में राजकुमार चाहर आज यूपी के हापुड़ में विशाल ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज से 3 दिन के मुंबई दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करेंगी और देश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा करेंगी। ममता 1 दिसंबर को मुंबई में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगी और उन्हें अगले साल अप्रैल में होने वाले बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में आमंत्रित करेंगी। मुख्यमंत्री का लक्ष्य राज्य में निवेश को आकर्षित करना है। इस दौरान ममता के साथ उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहेंगे। ममता बनर्जी टीएमसी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर रही है, जिसके मद्देनजर वो लगातार अलग अलग जगहों का दौरा कर रही है। मुंबई दौरे में ममता बनर्जी मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन भी करेंगी। यूपी में राजनीति चरम पर है। सत्ता और विपक्ष हर वो कोशिश कर रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा वोटरों को अपने पाले में लाया जा सके। समाजवादी पार्टी आज हाथरस की बेटी स्मृति दिवस मनाकर यूपी की योगी सरकार को घेरने जा रही है। हाथरस के चंदपा थाने में पिछले दिनों एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म और मौत के बहुचर्चित मामले की याद में अलीगढ़ में हाथरस की बेटी स्मृति दिवस मना रही है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि यूपी की योगी सरकार प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को रोकने में नाकाम रही है और उन्हें सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। स्मृति दिवस कार्यक्रम में एसपी के सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी निकायों के चेयरमैन, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद, सभासद, ग्राम प्रधान, बीडीसी पंचायत सदस्य शिरकत करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों से पहले देवस्थानम प्रबंधन कानून बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। पंडा पुरोहितों की नाराजगी चुनावों में पार्टी पर भारी पड़ सकती है। लिहाजा प्रदेश की धामी सरकार आज देवस्थानम बोर्ड वापस लेने का ऐलान कर सकती है। देवस्थानम बोर्ड कानून को लेकर विपक्षी दल लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और साधु संत भी लगातार विरोध जता रहे हैं। सितंबर 2019 में त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 के तहत बोर्ड का गठन किया था, जिसके जरिए सरकार ने चारों धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के अलावा 51 मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया। सरकार का बोर्ड बनाने के पीछे तर्क था कि लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या और इस क्षेत्र को पर्यटन और तीर्थाटन के नजरिए से मजबूत करने के लिए सरकार का मंदिरों का प्रबंधन करना जरूरी है। इससे मंदिरों के रखरखाव और यात्रा के प्रबंधन का काम बेहतर तरीके से हो सकेगा। लेकिन पुरोहितों और उनसे जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार इस बोर्ड की आड़ में उनके हकों को खत्म करना चाह रही है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में कमी आई है। कई आतंकी संगठनों की लीडरशिप कमजोर पड़ी है। राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लिखित जवाब में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों के मुकाबले में 2021 में जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों में कमी आई है। 2019 में 594 और 2020 में 244 आतंकी हमले हुए, जबकि 2021 में 15 नवंबर तक 196 आतंकी हमले हुए हैं। इन हमलों में 2019 में 80 सुरक्षा कर्मियों की जान गई, जबकि पिछले साल 62 शहीद हुए। 2021 में 23 नवंबर तक 35 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। ये डाटा जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के कंपाइल रिपोर्ट से तैयार किया गया है।
जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे एक सदस्यीय आयोग के सामने आज पेश होंगे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर जो वसूली के आरोप लगाए थे, उसकी जांच के लिए इसी साल मार्च में न्यायमूर्ति KU चांदीवाल आयोग का गठन किया गया था। इससे पहले सोमवार को परमबीर सिंह भी जांच आयोग के सामने पेश हुए और उन्होंने अपनी दलीलें रखी। परमबीर सिंह की अर्जी पर संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति KU चांदीवाल आयोग ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त के खिलाफ पहले जारी जमानती वारंट को रद्द कर दिया है। आयोग ने उनसे मुख्यमंत्री राहत कोष में 15,000 रुपए जमा कराने का भी निर्देश दिया है। दुनिया के कई देशों के साथ भारत को भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन ने डरा दिया है। हालांकि अब तक देश में नए वेरिएंट का कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन इसकी आशंका लगातार बनी हुई है। नए वेरिएंट के मद्देनजर केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर हैं। केंद्र सरकार ने भी नए वेरिएंट को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत समेत साउथ एशियाई देशों को सतर्क रहने के लिए आगाह किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीसरी लहर और अस्पताल की तैयारियों को लेकर दिल्ली सचिवालय में आज बैठक बुलाई है। बैठक में मेडिकल सुविधाओं और बेड बढ़ाने की समीक्षा होगी। दिल्ली के साथ बाकी राज्यों की सरकारें भी नए खतरे से निपटने के लिए तैयारियों में जुट गई हैं। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा से 6 गुना ज्यादा खतरनाक है। पहली जरूरत यह है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया जाए। अब भारतीय के हाथों में होगी ट्विटर की कमान। पराग अग्रवाल के हाथों में अब होगी ट्विटर की कमान। पराग अग्रवाल अभी कंपनी में बतौर CTO काम कर रहे थे। पराग अग्रवाल ने IIT बॉम्बे से पढ़ाई की है। पराग ने साल 2011 में ट्विटर ज्वाइन किया था। इससे पहले वो माइक्रोसॉफ्ट, AT&T और याहू के साथ काम कर रहे थे। इन तीनों ही कंपनी में उनका काम रिसर्च ओरिएंटेड था। उन्होंने ट्विटर में एड रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर काम करने से शुरुआत की थी, लेकिन बाद में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने लगे। आपको बता दें कि इस समय दुनिया की टॉप कंपनियों के बॉस भारतीय हैं। भारतीय मूल के सुंदर पिचाई गूगल के साथ ही उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के CEO हैं। माइक्रोसॉफ्ट की कमान सत्या नडेला के पास है। दुनिया की बड़ी कंपनी मास्टरकार्ड के CEO अजय पाल सिंह बंका है। सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब के CEO शांतनु नारायण हैं, तो अरविंद कृष्णा IBM के चेयरमैन और CEO हैं। वाराणसी में शाही नाली की सफाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। बीच शहर में लहुरा वीरा चौराहे पर एक मजदूर मैनहोल में फंस गया, जिसे बाहर निकालने की मशक्कत जारी है। पहले स्थानीय स्तर पर मजदूर को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो NDRF ने मोर्चा संभाला। NDRF के गोताखोर ने बताया कि नवाब का पैर बोरी और लोहे की प्लेट के बीच फंसा है। सीवर का बहाव इतना ज्यादा है कि उसको निकालने में दिक्कत आ रही है। सीवर में फंसा मजदूर पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा है। और राज्यसभा से 12 सांसदों के निलंबन की विपक्ष ने कड़ी निंदा की है। आज आगे की रणनीति के लिए विपक्ष ने बैठक बुलाई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद कार्यालय में सुबह 10 बजे विपक्षी पार्टियों की बैठक होने जा रही है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल होंगे। इस मीटिंग में बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। हालांकि TMC बैठक में शामिल नहीं होंगी। बैठक में निलंबित 12 सांसदों पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। उधर सरकारी सूत्रों से खबर यह भी है कि अगर निलंबित सांसद अपने बर्ताव के लिए माफी मांगे तो सरकार निलंबन वापस ले सकती है। तो ये 12 सांसदों का निलंबन और इसके बाद विपक्षी सांसदों की ये बैठक होने वाली है। और ये वो 12 सांसद, 12 राज्य सांसद निलंबित, ये नाम भी हम आपको बता रहे हैं। छाया वर्मा कांग्रेस से निलंबित कर दी गई, आर बोरा कांग्रेस से निलंबित कर दिए गए। इसके अलावा अगर बात करें तो राजमणि पटेल भी निलंबित हो चुके हैं। तो निलंबित किए गए सांसदों में शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी हैं। प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि कार्रवाई से पहले उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अगर कोई अक्यूज होता है उसकी भी सुनवाई होती है। उनके लिए भी लॉयर लगाए जाते हैं। कभी कभी तो सरकारी नुमाइंदे लगाए जाते हैं कि उनकी वर्जन लें। यहाँ पर ना वर्जन लिया गया। CCTV के हिसाब से अगर आप CCTV फुटेज भी देखेंगे, वहाँ पे कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। ये भी रिकॉर्ड हुआ है किस तरीके से मार्शल्स अभद्रता कर रहे थे, मेल मार्शल्स फीमेल MPs को धक्का-मुक्की कर रहे थे। वो सब एक तरफ और आपका डिसीजन एक तरफ। What kind of unruly behavior is this? Unparliamentary, undemocratic behavior is this? वहीं कांग्रेस की सांसद छाया वर्मा ने कहा है कि जानबूझकर कार्रवाई के लिए अलग अलग सांसदों को चुना गया है और आने वाले चुनाव को भी दिमाग में रखा गया है। जो टेबल पे चढ़े, चाहे वो आप पार्टी के संजय सिंह हो, चाहे कांग्रेस के प्रताप वाधवा हो, चाहे और भी कई लोग थे, उनका नाम कहीं नहीं है। तो ये तो मोदी जी इतना ये हो गए हैं। जैसे प्रताप वाधवा को सस्पेंड करते तो अभी पंजाब में चुनाव है, तो उनको लग रहा होगा कि हम कांग्रेस के सांसद को हीरो बना देंगे तो पंजाब में कांग्रेस एक तरफा जीत जाएगी। आप पार्टी वहाँ पे, आप भी तो कांग्रेस से ही हैं। मैं भी कांग्रेस से हूँ,
मतलब जो टेबल में चढ़ के किया उनको नहीं किया। आप पार्टी के संजय सिंह हैं, अब पंजाब में संजय सिंह जी खूब दौरा कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि ये वहाँ पे हीरो बन जाएंगे, तो इस तरह से उन्होंने पहली बात तो चिन्हांकित करके किया है। अगर मेरा आप वीडियो देखेंगे तो ना मैं टेबल में चढ़ी हूँ, ना पेपर फाड़ी हूँ, और मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनता का प्रतिनिधित्व करती हूँ और राज्यसभा के सदस्य हूँ। मैं अपनी बात अपने सदन में नहीं रखूंगी तो कहाँ रखूंगी। और जो धक्का मुक्की वाली बात थी, तो इतना कम जगह में आप 45 मार्शल खड़े कर देंगे तो नेचुरल है धक्का मुक्की होगा, और उस धक्का मुक्की ही बस हुआ है, उसमें और कुछ नहीं है। तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सांसदों को निलंबन को सही ठहराते हुए कहा है कि पिछले सत्र के आखिरी दिन ही नहीं बल्कि 3-4 दिनों से ही विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे थे। राज्यसभा में तो बहुत ज़्यादा बदतमीजी का व्यवहार हुआ। 9 तारीख तो पूरा टेबल कर चढ़ के नाच लिया, और 10 तारीख को इतना बदतमीजी का व्यवहार हुआ। डोला सेन जो एमपी है तृणमूल कांग्रेस के, एक लूप, हैंगिंग लूप बना के शांता छेत्री के गले में लगा के लेके आए। विसिल लाके विसिल पूरा विसिल का शब्द पूरा इसमें हमारा हाउस में वो विसिल चला दिया। दरवाजे का कांच तोड़ के अंदर आने का कोशिश किया। तब हमारा एक महिला कर्मचारी भी घायल हो गए। हमको ये आश्वस्त किया गया कि कल से ऐसे नहीं होगा, लेकिन 11 तारीख फिर से वही हो गया। और माफी के सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि अगर निलंबित किया गया हर सांसद सदन के अंदर माफी मांगे तो निलंबन वापस लिया जा सकता है। सर, जिन लोगों पे कार्रवाई हुई है अगर वो अभी भी माफी मांगते हैं तो क्या सरकार विचार कर सकती है? नो, चेयरमैन साहब को बताने दो कि हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं, तब हम सोचते हैं। तो अभी तक उन्होंने कोई ऐसे प्रस्ताव नहीं दिया है। प्रस्ताव तो देने दो, हम पॉजिटिव है, उसमें भी पॉजिटिव है, लेकिन सभी इंडिविजुअल मेंबर जो गलती किया है, जो अपराध किया है, उन लोगों ने ओपन हाउस में माफी मांगना चाहिए। सर, लेकिन अगर कार्रवाई हुई है, पहले से ही इतना टकराव है, तो इस कार्रवाई के बाद आपको नहीं लगता कि और टकराव हो जाएगा, सदन चलाना और भी मुश्किल हो जाएगा? नहीं जी, ऐसे अगर पूरा इनडिसिप्लिन ही करते हैं, मारामारी करते हैं, हाथापाई करते हैं, आप कितने दिन तक टॉलरेट करेंगे? किसान नेताओं ने सरकार से उनकी मांगे मानने के लिए आज तक का अल्टीमेटम दिया है। पंजाब के किसान नेताओं ने कहा है कि 30 नवंबर यानी कि आज केंद्र उनकी मांगों पर जवाब दे। किसान एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे की रणनीति बनाने के लिए 1 दिसंबर को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। तो सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और पहले ही दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया। लेकिन हंगामे के बीच विपक्ष इस पर चर्चा चाहता था, लेकिन बहस नहीं हो पाई। सबसे पहले सत्र के पहले दिन दोनों सदन में क्या क्या हुआ, उसकी एक रिपोर्ट देखिए। लिखा है कि कॉन्फिगरेशन एंड पासिंग 2 मिनट मैंने समय दिया था। प्लीज। लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामे के बीच तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर मुहर लग गई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। लेकिन इस बीच ये 3 तस्वीरें देखी। कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल पेश हो रहा था, लेकिन विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा कर दिया। संसद के अंदर नारेबाजी शुरू कर दी। दूसरी तस्वीर, संसद में जब कृषि मंत्री बिल को पेश कर रहे थे, तब विपक्ष के नेता वेल में उतर आए। अचानक सामने पोस्टर लेकर आए, लिखा था डोंट पनिश फार्मर्स। तीसरी तस्वीर, संसद भवन के सामने गांधी मूर्ति के पास सोनिया और राहुल समेत पूरी कांग्रेस पार्टी कृषि कानून को निरस्त करने की मांग करता हुआ पोस्टर लेकर खड़ी हो गई। ये विडंबना ही है कि जब प्रधानमंत्री ने खुले मंच से तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया, कैबिनेट की मीटिंग में इसे मंजूरी दे दी गई। मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं
कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। जिस दिन सरकार कृषि कानूनों को निरस्त करने का बिल पेश करने के लिए आई थी, उस दिन कांग्रेस पार्टी कृषि कानून को वापस लेने की मांग करता हुआ पोस्टर लेकर आई थी। कांग्रेस पार्टी यहां कंफ्यूज दिखी, लेकिन राहुल कह रहे हैं कि सरकार के दिमाग में कंफ्यूजन है। मगर सरकार के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। दरअसल कांग्रेस के साथ साथ पूरे विपक्ष की मांग थी कि कानून वापसी को लेकर सदन में चर्चा हो और इसी को लेकर खूब हंगामा हो। फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं, इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 बिल, 6 कानून रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी। जब सदन में व्यवस्था होगी। हंगामा इतना हुआ कि कानून वापसी पर लोकसभा की मुहर लगने से पहले ही सदन को 2 बार स्थगित करना पड़ा। सभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। विपक्ष लगातार बहस की मांग कर रहा था, लेकिन इस बीच ध्वनि मत से बिल को पास कर दिया गया। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। लोकसभा में बिल पास होने के बाद राज्यसभा में पेश किया गया। राज्यसभा में भी हंगामे के बीच तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के बिल पर मुहर लग गई। सदन स्थगित होने के बाद विपक्ष बिना बहस के कानून वापसी को लेकर अब सरकार पर बड़ा सवाल उठाया है। वहीं पीएम मोदी ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सदन में विपक्ष के मानदंड की तरफ इशारा किया था। जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। कृषि कानून को दोनों सदनों में पास करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद तीनों कृषि कानून आधिकारिक तौर पर निरस्त हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो एक तरफ संसद के दोनों सदनों में सरकार ने नए कृषि कानून को निरस्त कर दिया, तो दूसरी तरफ अब सियासी बिसात को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। सोमवार को अमरिंदर सिंह और हरियाणा के सीएम खट्टर के बीच मुलाकात हुई। बताया ये भी जा रहा है कि इस मुलाकात के कई मायने हैं। हालांकि किसान अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। संसद में जब केंद्र सरकार तीनों नए कृषि कानून को निरस्त कर रही थी, ठीक उसी वक्त चंडीगढ़ से यह तस्वीर सामने आई, जहां पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सफेद गाड़ियों का ये काफिला जैसे ही सीएम खट्टर के घर में एंट्री ली, वैसे ही ये साफ हो गया कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए नए समीकरण बनने लगे हैं। चुनाव को देखते हुए कुछ पक रहा है। जानकारों के मुताबिक इसके कुछ मायने हैं। आंदोलनकारी किसान नेताओं की काट निकालना, नाराज किसानों के बीच एक संदेश देने की कोशिश। माना जाता है कि मुख्यमंत्री रहते कैप्टन ने किसान आंदोलन को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई थी। अब वही अमरिंदर बीजेपी के लिए सियासी ढाल बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए दांव चल रहे हैं। इधर आंदोलन कर रहे किसान नए कृषि बिल निरस्त किए जाने के बाद भी खुश नहीं हैं। किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं, आंदोलन चलता रहेगा, अब दूसरे मुद्दों पर बात होगी।
हम तो नहीं जा रहे, बॉर्डर खाली करने, किसने कहा बॉर्डर खाली करके जा रहे, हम तो यही हैं। तो क्या योजना है सर, क्योंकि आपकी जो मांग थी वो मांग तो पूरी कर ली गई, अब आगे एमएसपी पे कौन करेगा? कि एमएसपी पे भी हम बात करना चाह, 26 तारीख पे भी बात करना चाह, उससे पहले हम इसका समाधान चाहते हैं कि समाधान हो जाए, हम भी अपना गाँव चले जाए। पहले कैबिनेट और फिर सदन के दोनों सदनों से बिल निरस्त किए जाने के बाद भी किसान अपने आंदोलन स्थलों पर जमे हुए हैं। कुछ किसान जो अपने खेत में लौट गए हैं, वो भी कुछ मांगों पर अड़े हुए हैं। इसमें एमएसपी सबसे ऊपर है। एमएसपी पर गारंटी कानून लाया जाए, विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 वापस लिया जाए, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त किया जाए, मृतक किसानों के परिवार को मुआवजा दिया जाए। एक तरफ केंद्र सरकार शुद्ध सियासी मुनाफे के लिए नए कृषि बिल को निरस्त कर चुकी है, नए समीकरणों से सब साधने की तैयारी कर रही है, जबकि दूसरी तरफ किसान अभी भी मानने को तैयार नहीं है, जिसका सीधा मतलब है कि अभी भी केंद्र सरकार के लिए आगे की राहें बहुत आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से 3 दिन के मुंबई दौरे पर जा रही हैं। ममता बनर्जी अपने मुंबई दौरे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत एनसीपी सुप्रीम शरद पवार से मुलाकात करेंगी। इसके साथ ही ममता बनर्जी यहां पर कारोबारियों से मुलाकात करके उन्हें बंगाल में होने जा रही ग्लोबल बिजनेस समिट के लिए इनवाइट भी करेंगी। दरअसल तृणमूल कांग्रेस 2024 के लिए आम चुनाव में ममता बनर्जी को विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पेश करने की दिशा में बढ़ रही है। तो मिशन 2024 पर ममता बनर्जी काफी एक्टिव हैं। इससे पहले भी हमने देखा जब वो दिल्ली आई थी तो तमाम विपक्षी के बड़े नेताओं के साथ ममता बनर्जी ने मीटिंग की थी। हालांकि जब से टीएमसी के कई सांसद कांग्रेस में शामिल हुए हैं, ऐसे में कांग्रेस और टीएमसी के बीच कुछ ठीक नहीं है और इसीलिए संसद शुरू होने से पहले किस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी ने किनारा कर लिया था। और ट्विटर के नए बॉस अब पराग अग्रवाल होंगे। 16 साल बाद ट्विटर के सीईओ पद से जैक डॉर्सी ने इस्तीफा दे दिया है। ट्विटर के बोर्ड ने पराग अग्रवाल की नियुक्ति की मंजूरी दे दी। पराग अग्रवाल ने साल 2011 में ट्विटर ज्वाइन किया था और साल 2018 में उन्हें कंपनी का सीटीओ बनाया गया था। महज 10 साल के कम अंतराल में वो इस कंपनी के सीईओ बन गए। पराग ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई आईआईटी बॉम्बे से की थी और इससे पहले वो AT&T, याहू और माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके हैं। इस समय दुनिया के टॉप एमएनसी की कमान भारतीय और भारतीय मूल के लोगों के पास है। आइए आपको बताते हैं कि दुनिया की बड़ी कंपनियों के पास इस समय इंडियन कहां है। तो बड़ी कंपनियों के इंडियन बॉसेस की तस्वीर इस वक्त आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। कंपनी एडोब की अगर बात करें तो शांतनु नारायण और साथ ही माइक्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें तो संजय मेहरोत्रा हैं जिन्होंने कमान संभाल रखी है। और नोकिया की बात करें तो वहां पर भी एक भारतीय ने कब्जा, राजीव सूरी। IBM की बात करें तो अरविंद कृष्णम और रैकेट बैंकजर की बात करें तो लक्ष्मण नरसिम्हन। और इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। और अब देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। संसद के दोनों सदनों से कृषि कानूनों की वापसी के बिल ध्वनिमत से पास हो गए हैं। विपक्ष ने इन बिलों को बिना चर्चा के जल्दबाजी में पास कराने पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि चर्चा का अधिकार छीनने वाली सरकार डरपोक है। राज्यसभा के पिछले सत्र में हंगामा करने वाले 12 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। विपक्ष जहां इसे एक तरफा कार्रवाई बता रहा है और आगे की रणनीति बना रहा है, वहीं सरकार के सूत्रों का कहना है कि अगर सांसद माफी मांगे तो निलंबन रद्द किया जा सकता है। पंजाब के किसान संगठनों ने कहा है कि सरकार एमएसपी देने की गारंटी का कानून बनाने पर आज अपना रुख साफ करे, नहीं तो किसान 1 दिसंबर को बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे। किसानों की मांग है कि सरकार फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का कानून लाए। पीएम मोदी अगले साल पहले विदेशी दौरे पर यूएई जा सकते हैं। ये दौरा जनवरी में हो सकता है, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है। कोरोना के हालात को देखते हुए इस पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। इस दौरे में पीएम दुबई एक्सपो के इंडिया पैवेलियन भी जाएंगे।
न्यूजीलैंड और भारत के बीच पहला टेस्ट ड्रॉ हो गया है। कानपुर में हुए इस मैच में लग रहा था कि भारत जीत जाएगा, लेकिन रचिन रविंद्र क्रीज पर डटे रहे और भारत आखिरी विकेट नहीं ले पाया। रचिन ने एजाज पटेल के साथ 52 गेंदों में 14 रनों की साझेदारी की। समाजवादी पार्टी आज यूपी में हाथरस की बेटी स्मृति दिवस मनाएगी। इसी साल 30 सितंबर को पुलिस ने जबरन आधी रात में रेप पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार करा दिया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपील की है कि हर महीने की 30 तारीख को हाथरस की बेटी स्मृति दिवस मनाएंगे, ताकि बीजेपी का महिला और दलित विरोधी चेहरा उजागर हो। दिल्ली में बीजेपी की झुग्गी सम्मान यात्रा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में नहीं लागू किया, इससे गरीब तबके को मदद मिल सकती थी। जब काम नहीं होता तो दिल्ली सरकार कहती है कि केंद्र सरकार ने नहीं किया और केंद्र के काम का श्रेय खुद लेती है। उत्तराखंड की धामी सरकार आज देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने का ऐलान कर सकती है। इससे पहले राज्य सरकार ने तीर्थ पुरोहितों को भरोसा दिया था कि वो देवस्थानम बोर्ड पर 30 नवंबर यानी आज तक कोई निर्णय ले लेगी। उत्तराखंड में जल्द ही चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी तीर्थ पुरोहितों को नाराज नहीं करना चाहेगी। ममता बनर्जी आज से 3 दिन के मुंबई दौरे पर हैं। इस दौरान वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात करेंगी। ममता बनर्जी 1 दिसंबर को उद्योगपतियों से मिलकर उन्हें बंगाल में ग्लोबल बिजनेस समिट के लिए न्योता भी देंगी। ये समिट अगले साल अप्रैल में होने वाली है। तृणमूल कांग्रेस 2024 के आम चुनाव में ममता बनर्जी को विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पेश करने की दिशा में बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की अगली वर्किंग कमेटी की मीटिंग दिल्ली में होगी। तृणमूल की वर्किंग कमेटी के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि पार्टी असम, त्रिपुरा, मेघालय और गोवा में पार्टी का नेटवर्क विस्तार कर रही है। बिहार के नवादा जिले में बच्चे के साथ क्रूरता का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। चोरी के आरोप में एक दुकानदार ने बच्चे को उल्टा लटका कर पीटा। बच्चे पर 5 रुपए की बिस्किट का पैकेट चुराने का आरोप था। पुलिस के पहुंचते ही आरोपी विपिन सिंह और उसका परिवार फरार हो गया है। असम के जोराहट जिले में भीड़ ने ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के एक नेता को पीट कर जान से मार डाला, जबकि एक स्थानीय टीवी पत्रकार समेत 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि घटनास्थल के नजदीक एक एक्सीडेंट हुआ था और लोगों को लगा कि इन्हीं लोगों ने एक्सीडेंट किया है। राजस्थान के अलवर में इंसान का एक कटा हुआ हाथ मिलने से हड़कंप मच गया। कुत्ते उस हाथ को नोच रहे थे। कटा हुआ हाथ जिस जगह मिला है, राजस्थान के मंत्री टीकाराम जूली के घर के ठीक सामने है। अब पुलिस शव की तलाश में जुटी है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मर्डर केस में गैंगस्टर अमित भोगले को गिरफ्तार किया है। भोगले पर 3 मर्डर समेत 11 केस दर्ज है। कुमार पिल्लई गैंग के सदस्य भोगले के पास से पुलिस के 2 पिस्टल और कई हथियार मिले हैं। हैदराबाद में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 1-1 किलो और 2 100 ग्राम के गोल्ड बार मिले हैं। पकड़ा गया शख्स फ्लाइट पे कैटरिंग का काम करता है और मिडिल ईस्ट के देशों से अवैध तरीके से सोने की तस्करी में शामिल है। WHO ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट के चलते भारत समेत दूसरे दक्षिण एशियाई देशों को चौकन्ना रहने की जरूरत है। WHO ने यह भी कहा है कि ये देश अपनी निगरानी बढ़ाए, कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू कराए और वैक्सीन कवरेज को तेजी से बढ़ाए। कर्नाटक में साउथ अफ्रीका से आए 2 लोग हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इनमें से एक में मिला वायरस डेल्टा वायरस से अलग है। सैंपल को जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। अब सेंटर के लैब में जांच से ही पता चलेगा कि ये नया वेरिएंट ओमाइक्रोन है या नहीं। यूपी देश में 16 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीके लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और उन लोगों से टीका लगाने की अपील की है जिन्होंने अब तक दोनों डोज नहीं ली। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच यूके ने नागरिकों को बूस्टर डोज लगवाने को कहा है। ये बूस्टर डोज 18 साल से 39 साल के लोगों को लगेगी। इसके अलावा 12 से 15 साल के बच्चों को जल्द से जल्द दूसरी डोज लेने के लिए भी कहा गया है। स्पेन में कोरोना के ओमाइक्रोन वेरिएंट का पहला मरीज मिला है। फिलहाल अस्पताल में ये मरीज भर्ती है। हाल ही में ये मरीज दक्षिण अफ्रीका से स्पेन आया था। अस्पताल प्रबंधन ने बताया है कि 51 साल के इस मरीज का हालत बिल्कुल ठीक है। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ बन गए हैं। जैक डॉर्सी ने सीईओ पद से इस्तीफा देने के बाद पराग को ये जिम्मेदारी सौंपी है। पराग अग्रवाल 2017 में ट्विटर के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने थे। पराग IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट हैं। पाकिस्तान के सिंध सूबे में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला सामने आया है। गुरुद्वारे में घुसे कुछ लोगों ने पवित्र ग्रंथ के पन्ने फाड़कर फेंक दिए और दान पेटी से 1.5 लाख रुपए लूट कर ले गए। सिख समुदाय ने इस घटना की निंदा की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना से कहा है कि वो भविष्य की जंगों को जीतने के लिए नई भर्तियों पर जोर दे।
जिनपिंग का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पीएलए फ्रंटलाइन पोजीशन के लिए 3 लाख जवानों की भर्ती करने वाला है। रूस की नेवी ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। युद्धपोत से दागी गई इस मिसाइल ने 400 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट किया। रूस इस सीरीज की और भी मिसाइलें बना रहा है जो 1000 किलोमीटर तक मार कर सके। साउथ अमेरिकी देश पेरू में भूकंप के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। 7.5 तीव्रता वाले इस भूकंप से कई घर गिर गए। कुछ जगह तो जमीन पर बहुत चौड़ी दरारें भी आ गईं। स्थानीय लोग खुद राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं।